हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और आज हम पढ़ने वाले हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, मतलब समाजवाद यूरोप में और रूस की क्रांति। जैसा आपको लग ही रहा होगा कि ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में हमें दो चैप्टर का मिश्रण है, मतलब दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है और दो चीज़ों को मिलाकर इसे एक चैप्टर बना दिया गया है। जी हाँ, ऐसा ही है। कैसे? क्योंकि इसमें दो चीज़ों के बारे में पढ़नी है। पहला, सोशलिज्म इन यूरोप मतलब समाजवाद यूरोप में, दूसरा रशियन रिवॉल्यूशन रूस की क्रांति। अब देखिए, सोशलिज्म इन यूरोप कह सकते हैं ना कि ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सोशलिज्म का टॉपिक एंड एक रशियन रिवॉल्यूशन का टॉपिक। तो सोशलिज्म इन यूरोप में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि सोशलिज्म क्या होता है, व्हाट इज सोशलिज्म, हाउ डिड इट इवॉल्व और इमर्जेस, ये कैसे आया, उस समय सोसाइटी कैसी थी, ये क्या क्या चेंजेस चाहते थे, मतलब सोशलिज्म कैसी सोसाइटी की, मतलब क्या क्या चेंजेस चाहती थी सोसाइटी में, और कह सकते कि कैसी सोसाइटी की चाह रखता था सोशलिज्म। अब दूसरी ओर है रशियन रिवॉल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि वहाँ की मतलब कि रसिया का क्या सिचुएशन था, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, सोशलिज्म इन रशिया मतलब समाजवाद रसिया में कैसा था। देखिए, समाजवाद यूरोप में तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ पढ़ना है कि रसिया में क्या था। यानी कि जो रसिया है वो यूरोप में ही है, मगर इसमें एक स्पेशल मतलब कह सकते हैं कि सोशलिज्म इन रसिया मतलब कि स्पेशली ये दिया गया है कि पूरे समाजवाद का जो है प्रचार, जो है समाजवाद के आइडियाज़ जो है वो यूरोप में तो फैलते ही हैं, मगर इससे सबसे ज़्यादा असर जो होता है, जो प्रभावित होता है, वो रसिया होता है। तो रसिया में कैसे प्रभावित होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। अब ये रसिया में भी जब रशियन रिवॉल्यूशन होती रहती है तो उस बीच भी ना इसमें बहुत सारे छोटे छोटे और भी रिवॉल्यूशंस होते हैं, क्रांति होती है। तो जैसे कि 1905 की रिवॉल्यूशन हो गई, फरवरी रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो 1917 में होती है, सिविल वॉर, बहुत सारे और भी टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। अब रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ, रशियन क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा, लोग इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब प्रभाव पड़ा, फिर रूस की क्रांति हुई, तो क्रांति के पहले का सिचुएशन कैसा था, रसिया कैसा था, अब क्रांति के बाद का रसिया कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो चलिए हम अभी पढ़ते हैं सबसे पहले सोशलिज्म से, कि सोशलिज्म है क्या, व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म को हिंदी में कहते हैं समाजवाद। देखिए, आपको नाम से ही लग रहा होगा सोशलिज्म यानी कि सोशल, यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड है। इसमें अगर हम कुछ भी पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, ये किस किस तरीके की सोसाइटी की डिमांड करता है, मतलब कि यहाँ पे मेनली फोकस जो है वो सोसाइटी को दिया गया है। देखिए, सोशलिज्म को बताने से पहले मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। इससे आपको क्या होगा कि एग्जाम्पल जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको ये टॉपिक भी जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए, दो तरीके के हॉस्पिटल्स होते हैं, एक क्या होती है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल होती है। ठीक है, जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, किसी भी चीज़ का अगर आपको चेकअप कराना है, आपको दिखलाना है, तो जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो वो वहाँ क्या होता है कि आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, चार्जेस हाई रहते हैं। जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, आपको उस चीज़ का चार्जेस हाई रहता है, अधिक पे करना पड़ता है। अब वहीं दूसरी ओर जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ क्या रहता है कि बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो होती है, बहुत सारे चेकअप जो होते हैं, गवर्नमेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट मेडिसिन भी होती है जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ कुछ मेडिसिन जो है वो फ्री में आपको प्रोवाइड करती है, आपसे चार्जेस उतना नहीं लेती है। कह सकते हैं कि चार्जेस बहुत ही कम रहता है, जो मतलब कि हर एक व्यक्ति दे सकता है। यहाँ से अमीर व्यक्ति भी दे सकता है और एक रिक्शा चलाने वाला गरीब व्यक्ति भी दे सकता है। और वहीं दूसरी ओर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहते हैं उसमें क्या रहता है कि आपको अगर दिखवाना है तो आप पहले डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लें, उस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट के लिए आपको पैसा अलग चार्ज पे करना पड़ेगा।
फिर आप अपना अपॉइंटमेंट लिए हो तो जाओ दिखलवाओ। फिर जो दवाइयाँ रहती हैं, जो डॉक्टर्स लिखते हैं, जो भी चेकअप्स रहते हैं, वो डॉक्टर जो लिखते हैं, उन सभी का अलग अलग आपको कॉस्ट पे करना है। आपको चेकअप कराना है, जैसे एक्सरे करानी है, सीटी स्कैन कराना है, जो भी कराना है, तो उसके लिए आपको अलग चार्ज पे करना है। प्लस उसमें फिर उसके बाद जो दवाइयाँ आपको खरीदनी है, उसके लिए अलग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यानी कि टोटल मिला के आपको बहुत जगह पैसे देने पड़ते हैं। इससे अब क्या देखोगे आप? इससे हम लोग अब इससे क्या होता है कि दो हॉस्पिटल्स हैं, दो तरीके के हॉस्पिटल्स। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ इतने पैसे चार्जेस करे, इतने चार्जेस लेती है, तो उस हॉस्पिटल में जो है कैसे लोग जाएंगे? गरीब लोग तो नहीं जा सकते। अब क्या एक रिक्शा चलाता है व्यक्ति, वो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास उतने पैसे ही नहीं है, तो वो कैसे उस हॉस्पिटल में जाएगा? वहीं दूसरी ओर जो अमीर व्यक्ति है, जिनके पास पैसे हैं, तो वो इजीली चले जाएंगे कि हाँ भाई हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम प्राइवेट में ही जाएंगे। ये दोनों हॉस्पिटल जो है ना, सोसाइटी में एक डिस्पैरिटी क्रिएट कर रही है। ये क्या करता है ना कि अमीर और गरीब के बीच में का फासला मेंटेन कर देता है। एक कह सकते हैं डिस्पैरिटी क्रिएट कर देती है सोसाइटी में कि अमीर क्या है और गरीब क्या है। तो ये जो सोशलिज्म है, समाजवाद है, इसमें इसी के बारे में कहा गया है कि इसका मेन एम होता है ना, ये जो सोसाइटी में इक्वालिटी ला, अमीर और गरीब के फासले की जो दूरियां हैं उसे मिटाए और सभी लोगों को एक समान ट्रीट कर सके। कलेक्टिव ओनरशिप और सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, अ सिस्टम इन विच देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेनली फोकस ऑन द सोसाइटी। मतलब इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान सोसाइटी पे दिया जाता है। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द सेंस कि कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा, मतलब कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं होगी। इसमें सोसाइटी ही मेन रहेगा और सोसाइटी को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। कलेक्टिव ओनरशिप होता है, मतलब जितने भी उपज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, जो उपज है उसका वितरण और उसकी आदान प्रदान यानी खरीद बेच का जितने भी सोर्सेज है, इन सब का इन सब का मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं है। इन सब का मालिक एक सोसाइटी को माना जाता है, यानी कि कलेक्टिव ओनर्स है। इसके बहुत सारे मालिक हैं और ये कह सकते हैं कि एक पूरी सोसाइटी जो है इस चीज़ों पर पूरी सोसाइटी का हक है। इसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होता है ना, ह्यूमन नीड्स को दिया जाता है। ह्यूमन नीड्स आर गिवन मोर प्रायोरिटी सेटिस्फैक्शन। लोगों की जो जो ज़रूरतें हैं उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। मेन एम रहता है कि मतलब कि सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट कर सके। एक ऐसी व्यवस्था होती है ना जिसमें धन संपत्ति का स्वामित्व या मालिकाना हक, जिसको हम लोग ओनरशिप कहते हैं, और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है। इस व्यवस्था में राज्य तथा समाज को किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। जैसा हमने कहा था कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बजाय किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अपेक्षा मतलब पूरे सोसाइटी को, पूरे राज्य को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मोर इम्पोर्टेंस किसको दिया जाता है? सोसाइटी को। अब सोसाइटी इन द सेंस जो वहाँ लोग रहते हैं, सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को एक नज़रिए से देखा जाता है, इक्वल माना जाता है और उन सभी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब देखिए जैसे कि कैसी व्यवस्था हो जहाँ धन संपत्ति का स्वामित्व, मतलब जितने भी प्रॉपर्टी हो गई, जितने भी प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है, उन सब का मालिक किसको माना जाता है? सोसाइटी को माना जाता है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति उसका मालिक नहीं है, पूरी सोसाइटी उसकी मालिक है। और ये जो जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी होगा, ये सारे समाज के नियंत्रण के अधीन रहेगा। मतलब सोसाइटी से कंट्रोल करेगी, सोसाइटी के लिए ही इस चीज़ का प्रोडक्शन हुआ है। सबसे पहले प्रोडक्शन होगा तो सोसाइटी मतलब कोई भी काम होगा तो सोसाइटी को इम्पोर्टेंस मतलब सोसाइटी का वेलफेयर का ध्यान में रखते हुए उस काम को किया जाएगा। ठीक है। द एज ऑफ सोशल चेंजेस। अब पढ़ते हैं कि जो रसिया में ये मतलब कि जो भी चेंजेस कैसे आए, अब इस सोसाइटी में सोशलिज्म कैसे आए, क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस आए। अब देखिए जैसा हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रांस की क्रांति में, कि वहाँ फ्रांस की क्रांति से लोगों को क्या आइडिया मिला। लोगों को ये जानने के लिए मिला कि इक्वालिटी कैसी होती है, फ्रीडम क्या होता है, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के लाइफ में, जीवन में।
अब फ्रांस के कह सकते हैं ना कि फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी, वो आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स की जन्मदाता थी। इसी से इसका उद्गम हुआ है, जन्म हुआ। तो जैसे जैसे लोग लोग जानने लगे कि क्या मतलब स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए, समानता कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स कैसा है, तो जब लोग लोग इनसे परिचित होने लगे, तो अब लोगों ने ये सोचा, लोगों ने डिमांड किया कि नहीं, अब परिवर्तन होना चाहिए। अब वो एक परिवर्तित सोसाइटी की मांग करने लगे। अब एक ऐसे सोसाइटी की मांग करने लगे जहाँ इक्वालिटी है, लिबर्टी हो, डेमोक्रेटिक राइट्स हो। ठीक है। अब ये चेंजेस तो लोग चाहते थे, मगर हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग ना इस चेंज मतलब कि इन सभी चीज का परिभाषा अलग था। मतलब समझिए कि जैसे हमारे पांचों उंगलियां सेम नहीं है, वैसे ही हर एक लोग के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ना इक्वालिटी क्या, फ्रीडम और डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब अलग था। हर एक लोगों का अपना थिंकिंग है, अपने देखने का नजरिया है, अपना सोचने का तरीका है। तो हर एक लोग अपने देखने के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग उन लोगों का ना चेंजेस मतलब कि चेंजेस जो होनी चाहिए थी वो अलग अलग था। चेंजेस डिफर कर रहा था। हर लोग चाहते थे कि इक्वाल नहीं, कुछ लोग चाहते थे कि इक्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, तो कुछ लोग चाहते थे वैसी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि जो चेंजेस तो सभी चाहते थे, मगर हर एक के अकॉर्डिंग चेंजेस में परिवर्तन आने लगे, डिफर कर रहा था। सब एक जैसा चेंजेस नहीं चाहते थे। कुछ लोग चाहते थे सम वांटेड ग्रेजुअल चेंजेस और चेंजेस इन अ सीरीज, व्हाइल सम वांटेड रेडिकली चेंजेस। कुछ लोग से थे चाहते थे कि जो चेंजेस हो, बदलाव हो, धीरे धीरे हो, अ- अम- आवश्यकता के अनुसार हो, जहाँ देखा जाए कि हाँ हमें यहाँ चेंजेस की जरूरत है, उस अकॉर्डिंग हो। कुछ लोग चाहते थे कि एक सीरियल वे में हो, मतलब जल्दी आ जाए, चेंजेस जो भी हो वो जल्दी आए, और एक सीरियल वेज में हो, एक मतलब कह सकते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप हो। पहले ये ऐसा किया जाए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो एक स्टेप फॉलो हो। जिसके कारण क्या होता है, दिस कॉजेज डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस कॉल्ड कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। अब हर एक प्रत्येक व्यक्ति के अकॉर्डिंग सोशलिज्म मतलब कि चेंजेस जो है डिफर कर रहा है। तो जिससे क्या होता है ना कि डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस आ जाते हैं। और वो क्या रहते हैं, तीन तरीके के मिलने रहते हैं, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। ये तीनों क्या होते हैं, कंजर्वेटिव्स क्या थे, लिबरल्स क्या थे, रेडिकल्स क्या थे, इन सभी के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कि मतलब अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये सब क्या था। ठीक है। अभी आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जितना भी हमने पढ़ा अभी तक। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप एक बार जाकर उसे जरूर चेक करें।